हेलो फ्रेंड्स। यार इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पार्ट भी है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि आप लोग का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई स्कोर्ड मोर देन 19 क्लास 12 एंड लेट्स स्टार्ट। भाई सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। और भाई साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। इन सब चीज़ों को कोई पैसे नहीं लगते, आपको सिर्फ टच करना है या फिर क्लिक करना है, तो भाई जाके सब्सक्राइब कर दो। अब भाई हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहली बात भाई, इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री includes all production, distribution or economic activities that relate with people and determines the standard of living। भाई इकोनॉमी क्या होती है कंट्री की? इकोनॉमी इंक्लूड्स करती है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन तो मेन चीज हो गई इकोनॉमी की, जितनी प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सम टोटल हम लोग उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। भाई जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चलता है, ठीक है भाई, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चलता है उसको हम बोलते हैं हमारी इकोनॉमी, जिसमें मेनली क्या आता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब भाई नेक्स्ट चीज क्या है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। भाई इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब थी, वेरी बैड शेप। भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल चला था इंडिया पे और वो लोग अपने हिसाब से इकोनॉमी को चला रहे थे। उसके बाद जो हमें इकोनॉमी मिली वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थी। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग अ फीडर इकोनॉमी फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। भाई ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आए थे उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि इंडिया को कोई कंट्री वंट्री नहीं बनाना। इंडिया में हमें क्या चाहिए? इंडिया से हमें चाहिए कि इंडिया हमारा एक इंडस्ट्रियल बेस बन जाए जहाँ पे हम लोग अपनी सारी प्रोडक्शन कर सकें और ग्रेट ब्रिटेन को ये सब चीज़ें हम लोग सप्लाई कर सके और पूरी दुनिया में सप्लाई कर सके। तो भाई इंडिया से इनका सिर्फ एक ही काम था कि ये लोग अपना इंडस्ट्रियल बेस बना ले इंडिया को, जहाँ पे सारी प्रोडक्शन कराएंगे। इससे क्या हो भाई, इन्होंने इंडिया का नहीं सोचा, इंडिया का बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस इंडिया के लिए ये सोचा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं और सारा का सारा चीज़ें हम लोग ग्रेट ब्रिटेन में लेके जाके बेचेंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन के नाम से। तो भाई हमारा इन्होंने गलत यूज़ किया इंडियन इकोनॉमी का, या इंडिया के रिसोर्सेज का गलत तरीके से यूज़ किया, इंडिया के पीपल, इंडिया के रिसोर्सेज, सब चीज़ों का इन्होंने गलत तरीके से यूज़ किया। दस इन 1947 when British transferred power back to India, we inherited a crippled economy। भाई जब वो लोग चले गए यहाँ से ब्रिटिशर्स 1947 में, तो जो हमें इकोनॉमी मिली वो बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड इकोनॉमी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी थी, ख़राब थी इकोनॉमी, क्योंकि इन्होंने हमारा यूज़ अच्छे से नहीं किया इकोनॉमी का और रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज़ नहीं किया, सिर्फ अपने ब्रिटेन के बारे में ही सोचा यहाँ पर रहने के बावजूद भी। तो भाई इकोनॉमी कैसे थी? बहुत ही ज़्यादा क्रिपल्ड इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अब भाई और भी चीज़ें देखते हैं। कंडीशंस इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस के टाइप पे क्या थी हमारी कंडीशन इंडियन इकोनॉमी की? सबसे पहला भाई लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इन्होंने किया ही नहीं। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। उन्होंने कभी हमारी नेशनल इनकम का एस्टिमेट नहीं किया और कभी भी हमारी पर कैपिटा इनकम को नहीं निकाला। कभी नहीं देखा कि इंडिया की नेशनल इनकम क्या है। इंडिया को वो लोग कंट्री मानते ही थे, वो मानते थे कि हमारा ये इंडस्ट्रियल बेस है, हमारा बस हमें यहाँ पे प्रोडक्शन ही करानी है। The estimates given by Dr. V.K.R.V. Rao suggested that growth rate of GDP was about 2% per annum। भाई हमारी जीडीपी जो थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो थी, वो सिर्फ 2% थी उस टाइम पे, और पर कैपिटा आउटपुट की अगर बात करूँ तो वो 1/2 था, जस्ट 0.5% पर एनम। तो भाई ग्रोथ रेट बिल्कुल ही कम थी, जीडीपी सिर्फ 2% से बढ़ रही थी और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा आउटपुट सिर्फ 0.5% पर एनम से बढ़ रहा था। तो भाई हमारा जो इकोनॉमिक लेवल ऑफ डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा लो था, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, शुरुआत में इंडिपेंडेंस के। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट देखो, बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा खराब कर दिया था इन लोगों ने, हमारा ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने कैसे खराब किया भाई? सबसे पहले इन्होंने लैंड टेन्योर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जिसमें तीन चीज़ आती थी, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रियॉटवारी सिस्टम। भाई तीनों में क्या था, एक एक करके बता दो। जमींदारी सिस्टम में क्या था? जमींदारी सिस्टम में ये था, जो जमीन थी वो लैंड ऑनर्स को मिलती थी या किसी ऑनर को दे दी जाती थी। भाई तुम इस लैंड के ऑनर हो, तुम्हारे पर राइट है, तुम पीजेंट से, यानी कि जो तुम्हारे पास फार्मर्स काम कर रहे हैं उनसे रेंट कलेक्ट करो, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करो, जो जो चीज़ कलेक्ट कर सकते हो वो रेंट, स्पेशली रेंट कलेक्ट करो, और उसका 1/11 अपने पास रखो और 10/11 हमें दे दो। ठीक है भाई। जो भी अमाउंट तुम फार्मर से कलेक्ट करोगे उसका 1/11 तुम अपने पास रख लो, और 10/11 हमें दो, मतलब ज्यादा पोर्शन हमें दो, पूरा का पूरा पोर्शन ही एक तरीके से इनके पास चला गया। ठीक है भाई। जमींदार सिस्टम में क्या हुआ, जिसकी लैंड थी उसको बोला कि तुम पीजेंट से पैसे कलेक्ट करो, रेंट कलेक्ट करो, उसका 1/11 पार्ट तुम्हारा और 10/11 पार्ट हमारा होगा, ज्यादा पार्ट हमारा होगा। अगला भाई महलवारी सिस्टम में क्या था? महलवारी सिस्टम में ये था कि लैंड्स को महल के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया था, कि जो लैंड है उसमें महल बना दिए, पहला महल, दूसरा महल, तीसरा महल, और वहाँ पे कमेटीज बना दी कि जाओ तुम लोग पैसे कलेक्ट करके लाओ, और जो भी पैसे कलेक्ट करके लाती थी विलेज कमेटी, वो ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे एज अ कलेक्शन फॉर टैक्सेस। भाई टैक्सेस के कलेक्शन के लिए टैक्सेस मानते थे इसको। तो बहुत ज़्यादा बेकार सिस्टम उन्होंने बना रखा था ये। तो जमींदारी सिस्टम में भी खुद ही पैसा ले रहे हैं, महलवाड़ी सिस्टम में भी खुद ही पैसा ले रहे हैं, और इंडिया का डेवलपमेंट करते ही नहीं थे बिल्कुल भी एग्रीकल्चर सेक्टर का। रियॉट वाली सिस्टम में क्या था भाई? रियॉट वाली सिस्टम में ये था कि लैंड तो मिलती थी सीधा पीजेंट्स को, लैंड का राइट था पीजेंट्स के पास, फार्मर्स के पास, कि ये रेंट, ये लैंड तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, जितना भी तुम प्रॉफिट कमाओगे, जितना भी तुम रेवेन्यू लोगे, उसका भाई क्या करना है तुम्हें, उसका तुम्हें हमें देना है शेयर। ठीक है भाई। जितना भी तुम प्रॉफिट कमाओगे उसका तुम्हें कुछ हिस्सा हमें देना होगा, और कुछ नहीं, वो बल्कि ज़्यादा हिस्सा ही मांगते थे इन लोगों से, अराउंड 50 to 60% रेवेन्यू का पोर्शन ये लोग मांगते थे ब्रिटिशर्स पीजेंट से। तो भाई जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ, लैंड ओनर्स के पास लैंड थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे, रेंट का 10/11 पार्ट खुद लेते थे और 1/11 पार्ट जमींदार को देते थे जिसकी लैंड थी। महल वाले सिस्टम में क्या था, महल्स बना दिए थे बहुत सारे, और फिर एक कमेटी से कहते थे कि आप लोग कलेक्शन करो टैक्सेस का, जितनी भी प्रोडक्शन होती है लैंड पे, और रियॉट वारी में पीजेंट्स को देते थे लैंड, और क्या करते थे इनसे कि जितना भी पैसा होगा और जितना भी तुम रेवेन्यू करोगे, प्रॉफिट कमाओगे, उसका हिस्सा हमें दोगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब था कि इन्होंने फोर्सफुली हमसे अपनी कमर्शियल चीज़ों का प्रोडक्शन करवाया, लाइक इंडिगो का प्रोडक्शन करवाया, ताकि ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इन्होंने ये नहीं देखा कि अगर ये लोग इंडिगो की प्रोडक्शन ज़्यादा कराएंगे तो उससे इंडिया की लैंड खराब हो रही है, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इन्होंने हमसे फोर्सफुली कम एग्रीकल्चर कराया, इंडिगो को प्रोडक्शन करवाया, ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो को एक्सपोर्ट कर सके। इंडिगो की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने हमसे इंडिगो की प्रोडक्शन ज़्यादा करवाई फोर्सफुली, जबकि इससे फार्मर्स को ये लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देते थे, ज़्यादा पोर्शन अपने पास रखते थे। फोर्सफुली इन्होंने हमसे इंडिगो की प्रोडक्शन करवाई। अगला क्या है भाई, पार्टीशन ऑफ कंट्री से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। पार्टीशन हो गया था इंडिया का, पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, भाई दो कंट्री बन गई थी, जिससे क्या हुआ था, लैंड्स सेपरेट हो गई, रिसोर्सेज सेपरेट हो गए, रिसोर्सेज अलग अलग हो गए, इससे भी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। नेक्स्ट भाई, लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं तो वो भी बहुत ही कम डेवलप्ड था। ठीक है भाई। लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट कंट्री इंडस्ट्री, सॉरी। तो भाई हुआ क्या है, पहले क्या होता था इंडिया में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी, लेकिन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, क्योंकि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में मशीन्स लाए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई। हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते थे, मशीन मेड चीज़ों को ज़्यादा प्रोडक्ट कर ज़्यादा प्रेफर करते थे। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर लैकिंग, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी, लैग बिहाइंड कर रही थी, इनको भी कुछ नहीं हो रहा था प्रॉफिट। लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का भी लिमिटेड ऑपरेशन बचा था। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल नहीं था उस टाइम पे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भाई टैरिफ पॉलिसी ये लोग सबके लिए अलग अलग करते थे, कि ब्रिटिशर्स के लिए हम लोग ज़्यादा टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन जो इंडिया में इंडियन बंदे हैं वो अगर काम करेंगे तो उनसे ज़्यादा टैरिफ कलेक्ट करेंगे। टैरिफ का मतलब भाई वो जो ट्रेड टैक्सेस होते हैं उन सब की बात हो रही है यहाँ पे।
कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब भाई हैंडीक्राफ्ट कितना कंपटीशन कर लेंगे मशीन मेड प्रोडक्ट से। मशीन मेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेटर होते थे, जल्दी प्रोडक्शन होती थी और चीप रेट पे मिलते थे, कम रेट पे, तो लोग ज़्यादा मशीन मेड प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर करते थे, हैंडीक्राफ्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी कि इन्होंने अपने क्या नाम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने रेलवे बना दी इंडिया में। लेकिन इससे क्या हुआ, इंडिया को ही बेनिफिट हुआ, भाई रेलवे बन गई इंडिया में तो इंडिया को बेनिफिट हो गया इस चीज़ से। लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, हमारे पास बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज तो थी ही नहीं, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, सॉल्ट इंडस्ट्री या जो भी तरह की ये इंडस्ट्रीज होती है वो सब हमारे पास उस टाइम पे नहीं थी। अगला भाई फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। भाई क्या करते थे वो लोग, ब्रिटिशर्स करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ से क्या करते थे, फिनिश गुड्स को पहले गुड्स को बनवा लेते थे और यहाँ पे ले आते थे, फिर बनवा के हमें ही बेचते थे। मतलब हमारी चीज़ें ले गए, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके ले आए और हमें ही ज़्यादा पैसों में बेच रहे हैं। ठीक है भाई। ब्रिटेन हैड द मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड पे ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल था इंडिया के, जिससे हमारा का फॉरेन ट्रेड था बिल्कुल ख़राब हो गया था। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इंडिया की पूरी वेल्थ खत्म हो गई थी, इन्होंने हमें पूरी तरीके से लूट लिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था इंडिया का, जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया। भाई सोने की चिड़िया उड़ गई थी हमारी। नेक्स्ट है भाई एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन। अब डेमोग्राफिक कंडीशन देख लेते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनमें क्या क्या फ़र्क पड़ा था। भाई बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट था और बर्थ रेट भी ज़्यादा ही था। 40% डेथ रेट था और 48%, 40 पर 1000 एंड 48 पर 1000 वो था बर्थ रेट। ये भाई हमारा डेथ रेट 40,000 और ये 48 पर 1000, मतलब हर 1000 में से 40 बंदों की डेथ हो रही थी और हर 1000 में 48 बंदे बर्थ रेट था हमारा, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हाई थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही, वो था हमारा 218 पर 1000, मतलब 1000 में से 218 बच्चों की तो डेथ ही हो रही थी उस टाइम पे। इलिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट कम था, मतलब इलिटरेसी रेट ज़्यादा था, 84% हमारे यहाँ पे इलिटरेट थे, अनपढ़ थे इंडिया में। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे सिर्फ 44 ईयर्स थी भाई, ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी, मतलब हर एक बंदा सिर्फ 44 ईयर्स तक ही जी पाता था। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था। पीपल यूज टू स्पेंड 80 to 90% ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक नीड्स। बंदों क्या करते थे, 80 से 90% तो खाने में ही लगा देते थे, तो भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव करेंगे अपना, कार वार लेना तो बहुत ही दूर की बात थी उस टाइम पे। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब कम ही थे। फीमेल लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 7% था। भाई कुछ अच्छी बातें भी अब लोग हम देख लेते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या क्या रहे भाई पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ब्रिटिश रूल के इंडिया में। सबसे पहला, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे ले आए थे, रेलवे को ले आए थे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था इंडिया के लिए, रेलवे बन गई इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिली हमें काफ़ी। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स का डेवलपमेंट करा इन्होंने हमारे लिए। प्रोविज़न ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज को भी ये लोग ही लेके आए थे यहाँ पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट अ बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, तो आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी इन्होंने हमें यहाँ पे दिया था, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का सेटअप एक तरीके से इन्होंने ही हमें दिया था। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स को इन्होंने यूनिफिकेशन एक साथ किया था कंट्री के, जो हमें बेनिफिशियल रहा। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम को भी ये लोग ही लाए थे यहाँ पे इंडिया में। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया के, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच की क्या थी हमारी इंडियन इकोनॉमी। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सबको नंबर मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।